18 दिसंबर 2015 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। पैसे ना होने के कारण वो यूनिवर्सिटी के सामने टेंट लगा कर रहने लगते हैं और यूनिवर्सिटी में वापस आने के लिए पांचों छात्र प्रोटेस्ट करने लगते हैं। महीना दिसंबर से जनवरी हो जाता है। जनवरी मतलब ठंड का महीना। 1 महीने तक पांचों छात्र टेंट लगाकर अपना गुजारा करते हैं और फिर 17 जनवरी 2015 को दोपहर करीब 11 बजे धरने पर बैठा एक छात्र अपने दोस्त के कमरे में जाता है और कमरे को लॉक कर लेता है। कुछ घंटे बाद उसके दोस्त उस कमरे को खोलते हैं और सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। फांसी के फंदे में एक लड़का लटक रहा होता है। ये लड़का होता है रोहित वेमुला और नीचे पड़ी होती है 5 पेज का सुसाइड नोट। फांसी से कुछ देर पहले रोहित वेमुला ने सुसाइड नोट पर लिखा, मैंने हमेशा अपने सपनों के लिए जिया, लेकिन अब मेरे सपनों की कीमत बहुत बड़ी हो चुकी है। वो बचपन से ही सितारों, ब्रह्मांड और विज्ञान में रुचि रखते थे। उनका सपना था कि वे वैज्ञानिक बने और समाज को बदलें, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पहचान एक दलित होने की वजह से उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ता है। रोहित वेमुला ने आगे की लाइन में लिखा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाया। आगे की लाइन में रोहित वेमुला अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं, मेरे लिए रोना मत, मैं अब आज़ाद हूँ। साइड नोट में वो आखिरी लाइन थी, माई बर्थ इज़ माई फटल एक्सीडेंट, मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी घटना है। आखिर कौन था रोहित वेमुला और रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया और रोहित वेमुला के सुसाइड में एबीवीपी के छात्रों का कैसे रोल है और रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद रोहित के दोस्तों ने ऐसा क्यों कहा कि रोहित ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है। आइए जानते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री में। 30 जनवरी 1989 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में रोहित का जन्म एक दलित परिवार में होता है, जिसके बाद आगे की स्कूलिंग सरकारी स्कूलों से हुई। रोहित का विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। बीएससी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी करने का रोहित ने सपना देखा। रोहित वेमुला ने सन 2010 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो बीएससी करने लगे। बीएससी के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद कॉलेज में रोहित वेमुला के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। शुरू में रोहित वेमुला इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन समय के साथ जातिवाद और रैगिंग उनका पीछा नहीं छोड़ती है, जिससे तंग होकर रोहित वेमुला ने सन 2011 में ASA यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन नाम के संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में उस संगठन में रोहित वेमुला ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने लगते हैं। 2012 और 13 में ASA यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर कैंपस में एक्टिविज्म शुरू किया। उस समय बाद रोहित वेमुला ASA प्रोमिनेंट स्टूडेंट के मेंबर बन गए और कई प्रोग्राम कैंपेनिंग दलित स्टूडेंट राइट जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड स्क्रीनिंग डिबेट को भी लीड किया। 2014 में ASA यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग कॉलेज के कैंपस में एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहते थे, जिस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का नाम होता है मुजफ्फरपुर बाकी है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए बीजेपी के छात्र संगठन यानी एबीवीपी के लोग इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध करते हैं और इस डॉक्यूमेंट्री को कैंपस में दिखाने से मना करते हैं। एबीवीपी के उस समय के प्रेसिडेंट सुशील कुमार ने ASA यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को एंटी नेशनल बताते हुए ये कहा कि ये शॉर्ट फिल्म कैंपस में बिल्कुल भी नहीं दिखानी जानी चाहिए। सुशील कुमार ने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पे ये आरोप लगाया कि ये संगठन एंटी नेशनल है और दलित पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड विभाजन फैला रहे हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर उस शॉर्ट फिल्म में जिसका नाम मुजफ्फरपुर बाकी है, उस शॉर्ट फिल्म में आखिर है क्या। मुजफ्फरपुर बाकी है ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे नाकुल सिंह संघवी ने 2015 में बनाई थी। इसमें दिखाया गया है 2013 के मुजफ्फरपुर और शामली उत्तर प्रदेश के दंगे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों मुसलमानों को अपने घर छोड़ने पड़े। फिल्म में दिखाई गई है कैसे दंगों के बाद गाँवों को बंटवारा कर दिया जाता है। पीड़ितों की गवाही और उनके दर्द विस्थापन को दिखाया गया है।
इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया गया कि दंगे सिर्फ धार्मिक नहीं होते हैं, दंगे राजनीतिक भी होते हैं। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि दंगों के बाद कई गांवों को लोग शांति और भाईचारा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हिंदू संगठन और एबीवीपी के लोग ऐसा मानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल एक तरफा है और इसमें हिंदू संगठनों और हिंदू धर्म के बारे में गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। जबकि रोहित वेमुला और ASA अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का यह मानना था कि यह डॉक्यूमेंट्री सच्चाई दिखाती है और कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये डॉक्यूमेंट्री काम करती है। इस डॉक्यूमेंट्री को 2 अगस्त 2015 को कैंपस में दिखाने का प्लान था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के लोग इस डॉक्यूमेंट्री को रोक देते हैं कैंपस में दिखाने के लिए। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को रोका गया तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ASA ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री को सबको दिखाई, जिसके बाद एबीवीपी ने इस चीज़ का विरोध किया और इसे एंटी नेशनल बताया। इतना सब तो ठीक था, लेकिन बवाल तब बढ़ जाता है जब एबीवीपी के प्रेसिडेंट सुशील कुमार ने फेसबुक पे अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों को गुंस लिखते हैं और उन्हें गुंडा बताया, जिसके बाद अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग इसे कास्ट इंसल्ट और कैरेक्टर असैसिनेशन मानते हैं और रोहित और उनके साथियों ने अगले दिन 4 अगस्त 2015 को सुशील कुमार से सार्वजनिक माफ़ी मांगने की मांग करते हैं। माफ़ी की जगह एबीवीपी के अध्यक्ष सुशील कुमार ने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों पे मारपीट का आरोप लगा देते हैं। सुशील कुमार कहते हैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने उन पर शारीरिक हमला किया। वो शिकायत में लिखते हैं कि वो मारपीट के शिकार हुए हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि हमने कोई भी हमला उनके ऊपर नहीं किया, हमसे सिर्फ बहस हुई थी। लेकिन जब इस चीज़ का रिपोर्ट आता है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी गंभीर चोट या मारपीट का सबूत नहीं मिलता है। कुछ सोर्स कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ उनके पेट दर्द का ही देखने को मिलता है। बाद में कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और मीडिया में ये सामने आता है सुशील कुमार ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल झूठा है। जिसके बाद एबीवीपी के लोग उस समय के केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखा, जिसके बाद दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री को पत्र भेजकर कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र एंटी नेशनल और कास्टिस्ट राजनीति कर रहे हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। HRD मिनिस्ट्री मंत्रालय ने बार बार विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद विश्वविद्यालय की कार्रवाई में रोहित और उनके 4 साथियों को 2015 के अंत में हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। उनको सड़कों पर ठंड के मौसम में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जिसके बाद रोहित और उनके 4 साथी, जिसका नाम प्रशांत बाबू, शिशु कुमार, विजय कुमार, लक्ष्मी प्रसाद होते हैं, ये 5 लोग हॉस्टल के सामने अपना टेंट डाल के रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 5 लोग हॉस्टल के सामने टेंट डाल के भरी सर्दी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो खाना भी उसी टेंट में खाते हैं, सोते भी उसी टेंट में हैं और पढ़ाई भी उसी टेंट में करते हैं हॉस्टल के सामने, लेकिन कोई भी उनका हाल पता लेने नहीं आता है। 3 दिन बाद रोहित और उनके 4 साथियों को कैंटीन से भी बैन कर दिया जाता है और उनकी फेलोशिप भी रोक दी जाती है। वो 5 लोग हॉस्टल में फिर से आने के लिए दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वो मदद की गुहार सबसे लगा रहे होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं की जाती है। रोहित और उनके 4 साथियों पर भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि घर से जो वो सपना लेके आए थे अब वो घर भी नहीं जा सकते थे और हॉस्टल से उन्हें निकाला जा चुका था। 15 जनवरी 2016 को, यानी करीब 1 महीने बीत चुके थे, रोहित और उनके साथी अभी भी उस टेंट में रह रहे थे। पूरे कैंपस में प्रदर्शन का माहौल था। रोहित ने दिन भर साथियों से बात की। वे अपने भविष्य और PhD और आंदोलन की दिशा पर विचार कर रहे थे। रोहित वेमुला अपने आत्महत्या के पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिस वीडियो में उनका साफ दर्द झलक रहा होता है। वो अपनी हालात को बताते हैं कि किस तरीके से वो और उनके साथी हॉस्टल में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। दोस्तों के अनुसार उस दिन रोहित सामान्य दिख रहे थे, हालांकि भीतर से वो काफ़ी टूट चुके थे। अकेलापन और मानसिक दबाव परिवार की आर्थिक तंगी बन चुकी थी। लगातार प्रशासन के दबाव ने उन्हें बेहद अकेला कर दिया था। उन्होंने कई बार कहा था कि वे अंदर से बहुत थक चुके हैं। 16 जनवरी की रात रोहित वेमुला ने बिल्कुल अकेले बिताया। ये वही वक्त था जब रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रोहित वेमुला 16 जनवरी 2015 की रात 3 पेज का सुसाइड नोट लिखते हैं और जैसे ही सुबह होती है, यानी 17 जनवरी 2015
सुबह 11 बजे रोहित मेहुला अपने दोस्त प्रशांत बाबू के कमरे NRS हॉस्टल रूम नंबर 2007 में चले गए। कमरे में जाने के बाद रोहित मेहुला कमरे को लॉक कर लेते हैं और अपने 2 पेज का सुसाइड नोट उस कमरे में लिखते हैं। काफ़ी देर तक रोहित मेहुला बाहर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उनके साथी करीब 2 बजे विजय कृष्णा और अन्य कई साथी 207 रूम नंबर में जाते हैं और कमरा खोलने की कोशिश करते हैं। वो कई कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा खोल नहीं पाते हैं। आवाज़ लगाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाज़ों को खटखटाया, चेक किया, लेकिन 3 बजे तक कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिलने पर उनके साथी दरवाजे को तोड़ देते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं उनका दिल दहल जाता है। उस कमरे में रोहित मेहुला की डेड बॉडी होती है और बची होती है सिर्फ 5 पेज का सुसाइड नोट। उस सुसाइड नोट में लास्ट के पेज पे रोहित मेहुला लिखते हैं, मेरा जन्म ही मेरा घातक हादसा था। मैं हमेशा अपने सपनों के लिए जिया, पर अब मेरे सपने टूट चुके हैं। सपनों की हकीकत के बीच संघर्ष ने उन्हें तोड़ दिया। रोहित मेहुला आगे लिखते हैं कि मेरी मौत में किसी की गलती नहीं है, न किसी इंसान की, न किसी की सोच की, बस मैं अपने आप से हार गया हूँ। हाँ, वो किसी भी व्यक्ति का दोष नहीं देते हैं, बल्कि हालात को जिम्मेदार मानते हैं। आगे की लाइन में रोहित लिखते हैं कि मैं एक संवेदनशील इंसान हूँ, अनजाने में भी किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चला जा रहा हूँ किसी के लिए कड़वाहट लिए बिना, लेकिन एक असीम उदासी के साथ। रोहित मेहुला अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं, मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करूँगा। मेरी कमी उन्हें ज़रूर खिलेगी, लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ शुभकामनाएं छोड़कर जा रहा हूँ। यानी चाहते थे कि उनके दोस्त उनकी मजबूती बने। आगे की लाइन में वो अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं कि मेरे लिए अब रोना मत, मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। मेरी मौत के लिए किसी को दोष मत देना, न मेरे दोस्तों को न मेरे परिवार को। रोहित ने अपने दोस्तों की सराहना की और इशारे में कहा कि तुम सब मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाओ, मैं अब चल रहा हूँ। आगे की लाइन में वो अपनी माँ के लिए लिखते हैं, अम्मा आई फील वेरी सैड फॉर यू, यू वर्कड सो हार्ड फॉर मी, आई एम गोइंग अवे लाइक दिस। रोहित मेहुला अपनी माँ के लिए लिखते हैं कि अम्मा मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मैं ऐसे चला जा रहा हूँ। वो अपनी माँ से कहते हैं, यू विल अंडरस्टैंड समडे, यानी एक दिन तुम समझोगी कि मैं क्यों गया। रोहित ने अपने माँ के प्रति बहुत गहरा और अपराबोझ दिखाया। उन्हें लगा कि वो अपनी माँ के सपनों को पूरा नहीं कर पाए। 5 लाइन की सुसाइड नोट में वो लास्ट लाइन लिख के जाते हैं कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाया ... ये खबर पूरे कैंपस में फैल जाती है और छात्रों में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस रोहित मेहुला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है और 5 पेज के सुसाइड नोट को भी उस कमरे से बरामद किया जाता है। रोहित की आत्महत्या के बाद पूरे विश्वविद्यालय में शोक का लहर होता है और इसी से शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन जो आने वाले महीनों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। अब सिर्फ ASA यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग ही नहीं, बल्कि ABVP को छोड़ के और बाकी संगठन भी रोहित मेहुला के समर्थन में आ गए थे और उनका कहना था कि रोहित मेहुला ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि इसकी हत्या की गई है। रोहित मेहुला पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, उन्होंने PhD में टॉप किया था। अब ये मामला सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश का मामला बन चुका था। बहुत बड़ी संख्या में दलित और अन्य संगठन के लोग एकजुट हो गए थे और सड़कों पे आ गए थे। इस मामले में बहुत बड़ा हाथ स्मृति ईरानी का भी माना जाता है। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है और विपक्षी दलों के लोग सड़कों पर आंदोलन करने लगते हैं। पूरे देश में जस्टिस फॉर रोहित मेहुला के नारे लगने लगते हैं। रोहित की मां और साथियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और उस समय के केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और HCU वाइस चांसलर पर FIR दर्ज कराई। केस आज तक खत्म नहीं हुआ है। कई बार रोहित मेहुला की मां भी रोहित के न्याय के लिए सड़कों पर देखने को मिली। वो अपनी बेटे के लिए संघर्ष करती हुई सड़कों पे न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। एक माँ अपने बेटे के न्याय के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करती रही और जब पुलिस ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया, परिणाम आया तो पुलिस ने कहा कि रोहित शेड्यूल कास्ट से नहीं था और उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था और स्कॉलरशिप ले रहा था और ये चीज़ बाहर ना आए, इस वजह से रोहित मेहुला ने
सुसाइड किया, लेकिन रोहित की मौत ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया। रोहित की चिट्ठी और उन तस्वीरें आज भी छात्रों और दलित अधिकार संघर्ष की पहचान बन गई है। वेलविदा, जहां वो टेंट डाल के रहते थे, वो जगह आज ऐतिहासिक स्थल बन गया है। बहुत सारे आंदोलन हुए रोहित वेमुला के न्याय के लिए। काफ़ी सारे आंदोलन में रोहित वेमुला की मां शामिल हुई और सड़कों पर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन आज तक रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला और रोहित वेमुला की मां आज भी रोहित के न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं।